हाँ, तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें। इधर सभी बच्चे ध्यान दें ज़रा, जो भी इसको समझना चाहता है वो थोड़ा ध्यान से इसको सुने। आज भी अपना टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा है, और प्रत्यावर्ती धारा में मैं आपको ये बताऊंगा, ये समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रयास ही किया जा सकता है। इतने वैज्ञानिक एक्सप्लेन कर करके चले गए, जितना मुझे समझ में आया तो मैं भी आपको जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें इधर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। जो मैं समझा रहा हूँ, जो आपको जो है बड़ा काम की चीज़ें, परीक्षा में छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, जोड़ियाँ बनाने में आ सकता है, खाली स्थान भरने में भी पूछा जा सकता है, और यदि हुआ तो छोटा क्वेश्चन 2-3 नंबर का भी आ सकता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसको अपन किस प्रकार निकालते हैं, पहले अपन इसका डेरिवेशन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से शून्य हो जाता है। पहले डेरिवेशन के द्वारा समझेंगे कैसे शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। इसका जो है मुख्य कारण यह है कि आधे चक्र में धारा एक दिशा में बहती है और आधे चक्र में धारा दूसरी दिशा में बहती है, और बराबर बहती है। तो जब एक दिशा में आधी बहेगी, आधी दूसरी दिशा में बहेगी, तो मीन वैल्यू क्या आएगी, उसकी जीरो आएगी। ठीक है, जैसे अपन एक दिशा में फोर्स लगाएं फिर दूसरी दिशा में फोर्स लगाएं, उतना ही, तो वस्तु लौट के वहीं की वहीं आ जाएगी। ठीक, तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। इसी प्रकार इसमें है कि धारा का जो है औसत मान शून्य होता है, क्योंकि धारा जो है आधे चक्र में एक दिशा में और आधे चक्र में दूसरी दिशा में बहती है। ठीक है, अपन इसको लेकिन इसका आधे चक्र में तो कुछ ना कुछ परिमित मान होगा, भले ही वो पॉजिटिव हो और आधे चक्र में नेगेटिव हो, दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन आधे चक्र में इसका मान कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके मीन वैल्यू निकालते समय आधे चक्र का यूज करते हैं। आधे चक्र का मतलब हुआ आप एक आवर्तकाल में एक पूरा साइकिल हो जाता है एक आवर्तकाल में, यानी कि जो भी दोलन होता है एक आवर्तकाल में, एक उसको आवर्तकाल, एक दोलन में लगे समय को अपन आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक चक्र जो पूरा होता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो आधे चक्र का मतलब हुआ आधा आवर्तकाल, यानी कि कैपिटल T/2। तो अपन इसमें जो है मीन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जीरो, किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट है, जीरो क्षण से लेकर के कैपिटल T/2 के बीच में कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन ने कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि औसत मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी डाटाओं का योग बटे डाटाओं की संख्या। और जो इंटीग्रेशन होता है वो भी एक योग का ही रूप है, लेकिन जब बहुत सूक्ष्म और कंटिन्यूस चेंजेज आते हैं तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जब डाटा क्लियर दिए रहते हैं तो सभी डाटाओं को सिग्मा के रूप में यूज करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ अपन को ना तो उसमें कन्फ्यूज करना है, ना इसको बहुत बड़ी चीज़ समझना है कि पता नहीं ये कौन सी वैल्यू रखी है, क्या है, कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ सभी डाटाओं का योग। तो इंटीग्रेशन में हमेशा किसके रेस्पेक्ट में चलते हैं, सभी जो आई के मतलब कौन से क्षण पे धारा कितनी थी। अब इसको अपन अलग अलग जोड़ें तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, पता ही नहीं है, हर क्षण धारा बदल रही है, इसलिए अपन इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो से T/2 यानी कि आधे चक्र के लिए कर रहे हैं ना, तो जीरो से लेकर कैपिटल T/2 के लिए आई के सभी मानों का योग करेंगे। तो उसके लिए हमने जो है इंटीग्रेशन का यूज किया है। और चूंकि इंटीग्रेशन का यूज किया है तो किसी न किसी इसके सापेक्ष करते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, तो यहाँ टी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सभी जो आई हैं जीरो और T/2 के बीच में, उन सभी आई का टोटल है ये। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी दिए गए डाटाओं का अपन योग कर रहे हैं, और अपन वहाँ पर संख्या के सापेक्ष में मीन निकाल रहे थे, यहाँ पर अपन समय के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या लेते थे कि छोटी क्लासों में सभी डाटाओं का योग बटे डाटाओं की संख्या, यहाँ पर लिया अपन ने टी के सापेक्ष में सभी धाराओं का मान का योग बटे समयांतराल। तो समयांतराल कितना T/2। अब ये चीज़ समझ में आ गई, अब आगे कुछ नहीं है। तो अपन ने इसको 2 ऊपर आ गया, 2/T हो गया, इंटीग्रेशन 0T/2। आई की जगह अपन ने लिख दिया, क्योंकि I=I0 sin ωt, साइन कर्व के रूप में चेंज होती है अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए अपन ने इसको I0 sin ωt रख दिया। जो इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू रहती है आई। ठीक है, ओमेगा इसका जो है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये dt। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका जो है इंटीग्रेशन सिंपल करेंगे तो ये 2/2 हो गया। I0 कांस्टेंट है, I0 जी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये बदलती नहीं है।
तो आई जीरो को अपन ने बाहर निकाल के रख दिया, साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कॉस ओमेगा, क्योंकि साइन थीटा का जो है इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, या साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। यदि एक्स के सापेक्ष करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा, अब किसी फंक्शन का फंक्शन ही कॉस साइन ओमेगा टी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन डला हुआ है साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी भी एक फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करके उसमें गुणा कर देते थे। इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है, तो फंक्शन का फंक्शन क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा ओमेगा, तो ओमेगा का इंटीग्रेशन उल्टा हो जाता, भाग लग जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा नीचे, ठीक। अब जो लिमिट दी हुई है 0 से t/2, तो 0 से t/2 तक अपन ने लिमिट लगा दी। अब सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, 2 है माइनस बार ले लिया, आई जीरो आ गया, इधर कॉस ओमेगा टी पे 0 से लेकर t/2 की अपन ने लिमिट लगा दी। लिमिट अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दी, बाकी चीज़ें तो कौन वही चीज़ें जैसी तैसी रख दी, ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया तो कॉस 0 हो गया, ये हो गया, टी की जगह अपन रख दिया t/2, ठीक। अब चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, इसको आप जो है सभी बच्चे याद कर लें ढंग से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा दोबारा समझाऊंगा, तुम 11th में जाना पड़ेगा, वैसे ही थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता ही देता हूँ। ओमेगा बराबर, ओमेगा का मतलब होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग मतलब थीटा अपॉन टी, और पूरा थीटा कितना होता है 360, यानी कि 2π, ठीक है। तो हो गया ओमेगा जो अब मान लो अब टी जो समय है वो आवर्तकाल होगा, एक थीटा इक्वल 2π यानी कि पूरा एक चक्र, और एक चक्र में लगा समय उसको कह देते हैं अपन आवर्तकाल। तो टी की जगह पर अपन रख देंगे कैपिटल टी, थीटा की जगह पर 2π रख देंगे, तो इसका मतलब होगा, और अपोन में जब टी आ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं कैपिटल टी को, उसको बोल देते हैं फ्रिक्वेंसी, तो उसकी जगह अपन क्या रख दिया 2πf या 2π अपॉन कैपिटल टी। इस मान को उठा के अपन इस पूरे इक्वेशन में रख दिया जाएगा। तो ओमेगा की जगह अपन ने क्या रख दिया 2π अपॉन कैपिटल टी, और इधर जो कैपिटल टी अपॉन 2 है, और माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है, तो -1 आ गया, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गए, यहाँ भी अपन ने रखा 2π अपॉन टी, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा -I0 अपॉन पाई, और कोष्टक में बचा cos पाई -1, ठीक। अब अपन cos पाई यानी कि cos 180, cos 180, cos 180 का मान थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया है cos 90 + 90 -1, तो ये हो गया -I0, पाई की जगह अपन रख दिया 22/7, तो जी हो जाएगा -sin 90 -1, तो इधर अपन ने जी 22/7 रख दिया, -2 हो गए, -1 और -1 -2, अब माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो प्लस हो गया, तो +2I0, 7 ऊपर पहुंच गए, 22 नीचे, 2 से 11 बार जी कट गया, तो 11 का जब 7 में भाग देंगे तो जी मान आ जाएगा, तो आई मीन की वैल्यू आएगी 0.637, अप्रॉक्सीमेटली अपने अप्रॉक्सीमेशन कर दिए, डॉट 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 करके भाग आएगा, भाग का एंड नहीं होगा, इसलिए I0 लग दिया। तो ओवरऑल क्या आया आई मीन का मान, अल्टरनेटिंग करंट में धारा का औसत मान क्या आ गया 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं आयाम बोलते हैं, इसको आवर्त गति में आयाम बोलते हैं, बट इसको मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे, आई की मैक्सिमम वैल्यू को I0 से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू का इतना गुना औसत मान होता है। अब इसमें मेन पॉइंट एक ध्यान रखना है हमेशा, दूसरे आधे चक्र में इतना ही करंट दूसरी दिशा में बहेगा तो माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो गया। तो ये जो है अपना प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने का एक तरीका है। अपन जो है डेरिवेशन आया तो भी कर सकते हैं, ओटी में पूछा जा सकता है, तो इस सूत्र को याद कर सकते हैं आप, खाली स्थान में भी आ सकता है, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0, 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लेंगे, सुन लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि आधे चक्र में औसत मान क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है पूरे चक्र का 0 है और आधे चक्र का इतना है, परिमित मान है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ फिगर के द्वारा कि औसत मान कैसे 0 हो जाता है, ठीक है।
अब आप थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझ लें कि माध्यमान शून्य कैसे, धारा का माध्यमान शून्य कैसे। सपोज करो ये बैटरी है अपनी, ठीक है, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। अब मान लो ये पोल चेंज होते रहे आपस में बार बार, प्लस माइनस, कभी इधर माइनस कभी प्लस, इधर कभी इधर माइनस कभी इधर प्लस, इस तरह से ये आपस में मान लो पोलरिटी चेंज होती रहे, तो कभी धारा इधर बहेगी, कभी धारा इधर बहेगी, कभी धारा इधर बहेगी, मतलब कभी धारा क्लॉकवाइज बहेगी, कभी धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलने लगेंगे, अल्टरनेट करंट। तो उसका जो है फिगर निकालेंगे तो कैसा आएगा, इस तरह का आएगा। तो अब ये समय हो गया, ये पूरा चक्र हो जाता है, इसको बोलते हैं कैपिटल टी यानी आवर्तकाल। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी अपॉन 2। यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम हो गया कैपिटल टी अपॉन 2, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये धारा मान लो पॉजिटिव एक दिशा में बह रही, मान लो इधर क्लॉकवाइज धारा बह रही, उसको अपन ने पॉजिटिव मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज धारा को अपन ने मान लिया नेगेटिव। क्लॉकवाइज करंट, इसको अपन ने मान लिया पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को मान लिया नेगेटिव। मान लो ये नेगेटिव धारा है और ये पॉजिटिव धारा है। तो अपन ने आधे चक्र में ये क्या क्लॉकवाइज बह रही है यहाँ T/2 तक, तो इसको अपन ने पॉजिटिव मान लिया, इसको क्लॉकवाइज को अपन ने पॉजिटिव मान लिया, नेगेटिव मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि T/2 समय तक तो भाई क्लॉकवाइज, और T/2 अगले T/2 समय में कितनी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो मतलब जो है जो धारा जो है का मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसलिए जो है 0 वैल्यू आती है, इसलिए अपन 0 वैल्यू मानते हैं। ये जो है चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। ये आप कहीं पर भी मतलब एक एग्जाम में इस तरह से अपन नहीं लिख सकते, बट एग्जाम के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है। ये थोड़ा सा आपको मैंने फिगर बना के ये समझाया कि धारा का मान शून्य कैसे होता है। दोबारा समझ लें, मान लो ये बैटरी लगी हुई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। तो मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे में बदलें, तो कभी धारा क्लॉकवाइज बहेगी, कभी एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। अपन ने मान लिया, चलो ठीक है। अब मान लो ये कैपिटल T/2 में तो क्लॉकवाइज बह रही है, और कैपिटल T/2 यानी कि माना के मान लो आवर्तकाल T है, यानी कि T समय में एक बार बदल जाती है, पूरा चक्र हो जाता है। तो T/2 में अपन ने मान लिया क्लॉकवाइज बह रही है, और अगले T/2 समय में मान लिया अपन ने एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। तो क्लॉकवाइज को अपन ने पॉजिटिव मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया। यहाँ अपन क्लॉकवाइज लिखने, चलो समझाने के लिए क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये नीचे का हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव करंट मान ले, किसी को एक ना एक को तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा। अपन ने मान लिया क्लॉकवाइज पॉजिटिव करंट है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव करंट है। तो T/2 में क्लॉकवाइज करंट बहा, और T/2 अगले T/2 समय में एंटी क्लॉकवाइज करंट बहा। तो जो धारा का मान जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू है वो बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में बराबर है, ठीक है। बाकी पूरे जो सेट वो उसका जो ग्राफ है, दोनों ग्राफ बिल्कुल सिमेट्री है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल निकालना तो 0 आएगा। तो मीन वैल्यू क्या होगी इसकी, अल्टरनेटिंग करंट में 0 होगी, ठीक। क्लियर। कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ओके।